नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। विधान परिषद में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे को सत्ता पक्ष में आने का सार्वजनिक न्योता दे दिया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हंसते हुए कहा, 2029 तक तो कोई स्कोप नहीं है, लेकिन उद्धव जी आपको यहाँ यानी सत्ता पक्ष में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। फडणवीस ने भले ही हल्के फुल्के अंदाज में तंज कसा हो, लेकिन इसके अब सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब उद्धव ठाकरे लगातार भाजपा और शिंदे सरकार पर हमलावर हैं और राज्य में स्थानीय चुनावों को लेकर विपक्ष एकजुटता की कोशिशों में जुटा हुआ है। असम के चायगांव में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पर तंज कसा। उन्होंने कहा, मैं जो बोलता हूं वो होता है। मैंने कोविड, नोटबंदी, गलत जीएसटी के समय जो बोला उसका नतीजा सबको दिखा। राहुल गांधी ने कहा, मैं आज बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में मीडिया वाले आपके मुख्यमंत्री को जेल जाते हुए दिखाएंगे और उन्हें नरेंद्र मोदी, अमित शाह भी नहीं बचा पाएंगे। उन्होंने कहा कि ये काम कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी, ये काम असम के युवा, किसान, मजदूर और हर वर्ग के लोग करके दिखाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है ये व्यक्ति भ्रष्ट है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने असम के सीएम पर आरोप लगाया, ये व्यक्ति 24 घंटे असम की जमीन चोरी करता है, कहीं सोलर पार्क के नाम पर, कहीं रिसोर्ट के बहाने, और ये बात असम का बच्चा बच्चा जानता है। राहुल गांधी के हमले पर हेमंता बिस्वा शर्मा ने इसके जवाब में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि लिख कर ले लीजिए, हेमंता बिस्वा शर्मा को जेल जरूर भेजेंगे। यह वही वाक्य हैं जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने असम में कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति के साथ अपनी बंद बैठक में कहा। सीएम शर्मा ने आगे लिखा, वो केवल इतना कहने के लिए असम आए, लेकिन हमारे नेताजी ये भूल गए कि वो स्वयं देश भर में दर्ज कई आपराधिक मामलों में जमानत पर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए संसद के मानसून सत्र में विधेयक लाने की मांग की है। खड़गे और राहुल गांधी ने पीएम मोदी को इस संबंध में एक पत्र लिखा है। दोनों नेताओं ने यह भी मांग उठाई है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत शामिल करने के लिए भी विधेयक लाएं। एक और बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर घमासान चल रहा है और चुनाव आयोग ने कहा है कि वोटर लिस्ट का रिवीजन न सिर्फ बिहार बल्कि देश के सभी राज्यों में किया जाएगा। लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की इस मामले में अलग राय है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि डेमोग्राफिक चेंज की समस्या को वोटर लिस्ट रिवीजन और एनआरसी जैसे कदम उठाकर दूर नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस मामले में स्वदेशी समाधान की जरूरत पर जोर दिया। मुख्यमंत्री शर्मा का कहना है कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि एनआरसी या वोटर लिस्ट रिवीजन डेमोग्राफिक चेंज का कोई जवाब है। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में एनआरसी इसलिए फेल हो गई क्योंकि सीमा से लगने वाले जिलों में इसे ठीक ढंग से लागू करने के लिए जरूरी मैकेनिज्म नहीं था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ एनआरसी लागू हो चुकी है, हमें नहीं पता कि यहाँ वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर क्या होगा, लेकिन दक्षिण सलमारा, मनकाचर, हैलाकांडी में विदेशियों की पहचान के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी समस्याओं के लिए असमिया समाधान, एक स्वदेशी समाधान की जरूरत है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बुधवार को कहा कि आधुनिक युद्ध को पुराने हथियारों से नहीं जीता जा सकता है। जनरल ने भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए स्वदेशी तकनीक पर जोर दिया। जनरल चौहान ने मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने मानव रहित ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया, लेकिन भारतीय सेना ने इन्हें निष्प्रभावी कर दिया। जनरल अनिल चौहान ने एक तरह से इशारा करने की कोशिश की है कि भारत को अपने पुराने रक्षा हथियारों को बदलना होगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के ड्रोन और हथियारों से भारतीय सैन्य या नागरिक बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं हुआ। अधिकांश ड्रोन को काइनेटिक और नॉन काइनेटिक तरीकों से निष्प्रभावी किया गया। सीडीएस ने इस बात पर जोर दिया कि ड्रोन आधुनिक युद्ध में एक गेम चेंजर बन गए हैं और इनका इस्तेमाल हाल के संघर्षों में रक्षा संतुलन को बदलने में महत्वपूर्ण रहा है। ममता बनर्जी ने अब चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का सम्मान है, लेकिन बीजेपी की दलाली ना करें। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने 35 लाख वोटर्स को हटाया है,
ममता ने कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र में नाम हटवाकर जीती और अब बिहार में भी यही कर रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली लोगों के साथ हो रहे कथित उत्पीड़न के खिलाफ कोलकाता में प्रोटेस्ट मार्च निकाला। इस दौरान उनके साथ पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी सहित कई सीनियर नेता मौजूद रहे। उन्होंने कहा वो बंगालियों के प्रति भाजपा के रवैये से बेहद निराश और व्यथित हैं। प्रोटेस्ट मार्च के बाद उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब से मैंने तय किया है कि मैं बांग्ला में ज्यादा बोलूंगी। अगर आप मुझे डिटेंशन कैंप में रखना चाहते हैं तो रखें। मैं आपको चैलेंज करती हूं कि साबित कीजिए कि बांग्ला बोली वाले प्रवासी लोग रोहिंग्या मुसलमान हैं। बंगाल के 22 लाख प्रवासी श्रमिक देश के अन्य हिस्सों में काम कर रहे हैं, उनके पास वैध पहचान दस्तावेज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर पर सोशल मीडिया पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के मामले में हरियाणा एसआईटी की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा यह गलत दिशा में जा रही है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की अगुवाई वाली हरियाणा एसआईटी से कहा कि वो अली खान महमूदाबाद के खिलाफ उनके विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज 2 एफआईआर तक ही सीमित रहें और ये देखें कि क्या कोई अपराध हुआ है और 4 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट पेश करें। दक्षिण चीन सागर में चल रहे तनाव के बीच जापान के रक्षा मंत्रालय ने दुनिया को बड़ी चेतावनी दी है। जापान के नए वार्षिक डिफेंस पॉलिसी पेपर में जोर देकर कहा गया है कि ये पूरा विश्व संकटों के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। जापान ने कहा कि न केवल चीन बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसकी वजह यह है कि ट्रंप की नीतियों का हिंद प्रशांत क्षेत्र में बहुत गहरा असर पड़ेगा। इस व्हाइट पेपर में चीन के ग्रे जोन वॉरफेयर को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। इसमें रोचक बात यह है कि जापान के रक्षा मंत्री ने पहले जापान और अमेरिका के बीच गठजोड़ के महत्व पर जोर दिया था, लेकिन अब ताजा रिपोर्ट में अनुरोध किया गया है कि भारत और जापान के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र में रक्षा सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया विश्व युद्ध खत्म होने के बाद सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रही है। ये संकटों के नए दौर में प्रवेश कर रही है। हिंद प्रशांत का मुद्दा जहां पर जापान स्थित है, आने वाले दौर में और ज्यादा गंभीर होने जा रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।